हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है मुन्ना, तो चलिए हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, जो इस साल मोस्ट प्रोबेबल आने वाले क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन की सीरीज में ये लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। जानने के लिए आप रेडी रहिए कि वो क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिस्क्राइब इट्स काइनेटिक इक्वेशन। यानी काइनेटिक इक्वेशन क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, हमें वो जानना है। उससे पहले जानना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या। जीरो ऑर्डर मोलेकुलरिटी तो आप जानते होंगे, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी कराऊंगा। इसी में दो नंबर में आए हुए हैं, ये 5 नंबर में इसका डेरिवेशन आए हुए हैं। ये पूरा एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो पूछे हुए इसमें हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, जिसका ऑर्डर जीरो आ जाए, ऑर्डर जीरो आ जाए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसका जीरो ऑर्डर जीरो आ जाए, और जिसका जीरो ऑर्डर 1 आ जाए, फर्स्ट ऑर्डर 2 आ जाए, सेकंड ऑर्डर 3 आ जाए, थर्ड ऑर्डर। इजी है यार, यही लिखा भी होगा। केमिकल रिएक्शन विच रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब है दैट इज रिएक्शन अकर्स विथ कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट रेट से होती है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है, तो उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। मतलब ये जाके प्रोडक्ट बनाए, ये एक रिएक्टेंट है जो जाके प्रोडक्ट बनाया, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा रिएक्टेंट के। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे जो पावर होता है उसी को तो ऑर्डर कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पे पावर क्या होगा, जीरो, तभी तो आर बराबर के आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो के गुणे 1 करेंगे तो के ही आएगा, तो आर बराबर के। देखिए तो यहां कॉन्सेंट्रेशन है नहीं है, यानी अपना रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट रेट से होता है। यानी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन और रेट का ग्राफ निकालें तो कांस्टेंट रेट से वो हो रहा है, रिएक्शन बढ़ते जाए, कांस्टेंट रेट। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन पे आते हैं कि डेरिवेशन क्या है। मान लीजिए ये एक रिएक्टेंट है जो जाके प्रोडक्ट बनाता है। इनिशियली हमने टाइम जीरो पे ए जो है रिएक्टेंट वो ए मोल रखा या ए कॉन्सेंट्रेशन रखा, तो इनिशियली तो ये है, हमने जब डाला उस समय तो रिएक्शन अभी हुआ नहीं है, तो उस समय प्रोडक्ट कितना बना होगा, जीरो बना ही नहीं होगा, क्योंकि हमने तो रिएक्टेंट डाला है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये एक्स खर्चा हो गया, उसमें से कुछ मोल रिएक्शन में चला गया, यानी कुछ बन गया। तो जितना खर्चा हुआ होगा उतना ही ना बनेगा। भाई आप 10 रुपया किसी को दीजिएगा तो 10 रुपया ना पाएगा, 50 तो पा नहीं लेगा। तो एक्स खर्चा हुआ तो एक्स बना। अब आपके पास बचा कितना, जैसे 100 रुपया था, 10 दे दिए तो बचा कितना, 100 माइनस 10, तो बचेगा कितना टाइम टी में, a माइनस एक्स, और उधर बनेगा कितना, उसको मिलेगा कितना अभी भी 10, तो उसको मिला x। क्लियर है, आपके पास बचा a माइनस एक्स और उसको मिला x। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है। रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट में क्या चेंज हो रहा है रिएक्शन के दौरान, उसे पता करते हैं। तो आर नॉट जीरो टाइम पे के ए नॉट, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हम इनिशियली तो पता है कि वो ए है। आर टी टाइम टी पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, के इंटू ए माइनस एक्स, एक्स ए माइनस एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, जीरो। इस पे भी जीरो, इस पे पावर जीरो का मतलब क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन पे पावर तो जीरो ही होगा। तो आर टी बराबर के आ जाएगा यहां से भी। अब देखिए आर टी, आर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है, ए था एक्स से चेंज कर रहा है, यानी एक्स खर्चा हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम बराबर के इधर है। अब हमने इसको dx और dt को उधर लेके गया, k dt इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने से x बराबर dx का x आ जाएगा, k तो पहले से है, dt का t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, c। इनिशियल कंडीशन से उसका वैल्यू निकालेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है, टाइम जीरो। जब टाइम जीरो है तो उस समय रिएक्टेंट क्या है, a, x कुछ है नहीं, x तो अभी खर्चा ही नहीं हुआ, तो
तो x भी क्या हो जाएगा 0। इनिशियल कंडीशन जब हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो वहां से c बराबर 0 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट में c रखेंगे तो x बराबर kt प्लस 0 यानी kt हो जाएगा। दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। x बराबर kt इज द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। x क्या है? x क्या है? खर्चा अमाउंट, खर्चा अमाउंट, यानी इसको हम लिख सकते हैं C नॉट माइनस CT इनिशियल और जो बचा हुआ है। इनिशियल में से जो बचा हुआ है, इनिशियल में से खर्चा बचा हुआ घटा दीजिएगा तो खर्चा निकल जाएगा। x खर्चा है तो ये कैसे निकलेगा? इनिशियल में से जो बचा हुआ है उसको घटा दीजिए, यानी C नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन CT फाइनल कंसंट्रेशन जो बचा हुआ है तो C नॉट माइनस CT बराबर KT। अब हम जरा चाहते हैं ये अपना काइनेटिक इक्वेशन ये भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम जरा चाहते हैं ये अपना यहीं पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन हम चाहते हैं एग्जामिनर को थोड़ा और ज्यादा खुश करना चाहते हैं कि पूरा 5 में 5 दे, तो थोड़ा उसका ग्राफ भी खींच डालिए कि ग्राफ क्या होता है। हमने CT को यहीं पे रखा KT और ये C नॉट उधर भेज दिए तो माइनस हो गया। हमने माइनस दोनों तरफ क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, तो इधर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी y बराबर माइनस mx प्लस c, यानी y बराबर mx प्लस c का ग्राफ आएगा। यहाँ स्लोप क्या है? निगेटिव। स्लोप क्या है? निगेटिव, नेगेटिव। तो आइए स्लोप निगेटिव है यानी tan थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। देखिए मुन्ना ये अपना इंटरसेप्ट है c और c बराबर क्या है? c बराबर है c नॉट, यानी मैंने लिख दिया है इंटरसेप्ट बराबर c नॉट। y के जगह पे क्या रखेंगे? CT और x के जगह पे क्या रखेंगे? टाइम। तो हमने कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला है उसका ग्राफ। तो कंसंट्रेशन एट टाइम t और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन घटते जाएगा, ठीक है? तो देखिए और स्लोप बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे ये ग्राफ हो गया। तो ये आपका इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 था। जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाक से। चलिए ये इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन, इस लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछा हुआ है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अगर इंडिविजुअली आपसे पूछेगा तो ये 2 नंबर में पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये भी 2 नंबर में पूछेगा मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, और ये भी 2 नंबर में पूछेगा या 1 नंबर में भी पूछेगा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। लेकिन तीनों को एक साथ पूछा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तीनों को मिलकर डिफाइन करना है। तो आइए डिफाइन करते हैं। कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ नहीं यार, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट लॉ इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन लिखा है उसमें कंसंट्रेशन पे जो पावर है उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया R बराबर K A B, मान लिया इस पे 2 पावर है, इस पे 0 पावर है, तो ऑर्डर बराबर कितना हो गया? ऑर्डर बराबर 2 + 0, 2 + 0 बराबर 2। तो मैं कहूंगा ये कौन सा रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? सेकेंड। मान लीजिए इस पे 2 ना होके 1 होता और इस पे भी 1 होता, तब भी कितना होता? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता। इस पे अगर 0 हो जाता, इस पे 1 हो जाता तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता। समझ रहे हैं ना? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालते हैं, यानी सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन हो गया, उसमें जो कंसंट्रेशन का सम है उसके कंसंट्रेशन जो है उसके ऊपर जो पावर है उसका सम, उसी को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन इन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकली इसे नहीं पता किया जा सकता। इट इज एक्सपेरिमेंटल, इट्स वैल्यू इज होल नंबर फ्रैक्शन 0, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल है तो कुछ भी आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट, जाता है तो बनाता है N2 + S2। यहाँ ऑर्डर इसके R बराबर, रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो R बराबर K और रिएक्टेंट यही है, तो ये इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ जो दिए ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2। अगर मान लीजिए ऐसे ही
किसी के ऊपर पावर 0 है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। अब आते हैं मोलिकुलरिटी पे। मोलिकुलरिटी क्या है, जितना मोलिक्यूल भाग लिया है रिएक्शन में उसी को मोलिकुलरिटी कहते हैं। जैसे यहाँ कितना मोलिक्यूल भाग लिया है, 2, एक ये, तो मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, 2। अगर हमने लिख दिया R बराबर K, सिर्फ A लिख दिया, तो एक मोलिक्यूल भाग लिया है तो मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, 1। यानी जितना मोलिक्यूल भाग ले रिएक्शन में वो मोलिकुलरिटी हो गया। वही मैंने लिखा है द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। क्लियर। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरेटिकल है। एक मोलिक्यूल, 2 मोलिक्यूल हम जो डाल रहे हैं वो मोलिकुलरिटी क्या है, थ्योरेटिकल। तो मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल टर्म है, इसलिए इसका वैल्यू जो है ऑलवेज होल नंबर और पॉजिटिव आएगा, फ्रैक्शन और जीरो नहीं आ सकता। फ्रैक्शन कैसे आएगा, कहिएगा 1.5 मोलिक्यूल टकरा रहा है 2.5 मोलिक्यूल से, 1.5 मोलिक्यूल 2.5 मोलिक्यूल टकराता है, कहिएगा 1.5 गो ट्रक 1.5 गो बस से टकरा गया, ऐसे होता है। अरे 2 बस दूसरे बस से टकरा जाएगी, एक बस दूसरे बस से टकरा जाएगी, यानी एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल से टकराएगा, तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। 0 मोलिक्यूल, कहिएगा बस था ही नहीं, बस एगो बस था ही नहीं, दूसरा बस टकरा गया, अरे किससे टकरा गया जब बस है ही नहीं तो, ठीक। तो 0 नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ऑलवेज होल नंबर आएगा और पॉजिटिव आएगा, जैसे 2, 4, 5, 3, 8 ऐसे। तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया ये, तो कितना मोलिक्यूल भाग लिया है रिएक्शन में, रिएक्टेंट एक ही है तो एक ही मोलिक्यूल भाग लिया है तो मोलिकुलरिटी 1 हो जाएगा। तीसरा टर्म है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या कहता है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है ना, उस रेट लॉ इक्वेशन में जो आगे होता है वो ऊपर चला जाता है, वही होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट, राइज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट गिवन इन रेट लॉ इक्वेशन। यानी रेट लॉ इक्वेशन पे जो कोएफिशिएंट होता है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, अगर वो कॉन्सेंट्रेशन में पावर फॉर्म में चला जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। जैसे ये एक इक्वेशन है xa + yb जाके बनाता है 6। अगर हम रेट लॉ इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, x कोएफिशिएंट है तो कॉन्सेंट्रेशन में पावर के ऊपर आ जाएगा, और b का y है तो ऊपर आ जाएगा। यही रेट लॉ इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए हमने ये दे दिया, ये एक इक्वेशन दे दिया 2a + 1b जाके बनाता है प्रोडक्ट। अगर मैं r बराबर लिख दूं तो लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन a 2 है आगे तो 2 इनटू b पर कितना पावर है 1। यही तो हो गया ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट लॉ इक्वेशन हो गया। यानी जो कोएफिशिएंट होता है ना रिएक्टेंट का, वो उसके कॉन्सेंट्रेशन के पावर फॉर्म में चला जाता है जब रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है मुन्ना, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त जो भी हैं वो भी इसमें बेहतर कर सके, बेहतर मार्क्स ला सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसे शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें और उन्हें भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अच्छे नॉलेज प्राप्त हो सके आपको केमिस्ट्री के अंदर। केवल बोर्ड ही नहीं, इसके बाद बहुत सारे लाजवाब टॉपिक्स पे बहुत लाजवाब वीडियो बनने वाले हैं। तो ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि शेयर और सब्सक्राइब करें और इस सारे क्वेश्चन को तैयार करें। जो ये लेक्चर सीरीज चल रहा है बोर्ड का, ये तो चलेगा ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर से हम लोग। थैंक यू।